हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आए हो आप बहुत अच्छे हो। कैसे हो दोस्तों? यहाँ पे यस, सीए फाइनल का रिजल्ट लगा। और एक बात बता दूं, सीए बनना ये लोगों का एक ड्रीम होता है, और उसमें ऑल इंडिया रैंक लाना, क्या बात है! इंस्टीट्यूट के रिजल्ट में चार चांद लगाना। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 3 ध्रुव डेमला। तो यस, यस ध्रुव, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे ध्रुव से। और मुझे आज बड़ी बड़ी खुशी हो रही है कि सीए ध्रुव डेमला, भाई नाम के आगे सीए लगाना, भाई इसमें तो बड़ी खुशी होती है। सो यस ध्रुव, सबसे पहले तो जो नॉर्मली ये सवाल मैं हर रैंकर से पूछता हूँ कि जब रिजल्ट लगा तो आपकी फीलिंग कैसी रही, और कि कैसे जब प्रेसिडेंट का कॉल आया, तो यस, वो फीलिंग के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर नॉर्मली तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जैसे रिजल्ट वाले दिन की 10 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं बेसिकली पिछली रात सोए हिसाब से था कि मैं जब तक उठूंगा तब तक या तो रिजल्ट आ गया होगा या प्रेसिडेंट सर के फोन से उठूंगा अगर बहुत अच्छी किस्मत रही तो। बट जब उठा तब तक कॉल नहीं आया था तो एक बार के लिए थोड़ा वो हो गया, मतलब टॉप 3 में तो नहीं है हम। बट हम्म। फिर जैसे जैसे पता चला कि रिजल्ट लेट आ रहा है तो थोड़ी खुशी बढ़ती गई कि अभी पॉसिबिलिटीज हैं कॉल आने की। देन फाइनली जब 6:30 के आसपास रिजल्ट आया तो सर का कॉल तो नहीं आया था, सर का कॉल लेट आया था कल सबको। तो पहले मैंने सोचा था कि मेरिट लिस्ट चेक करूंगा मैं डायरेक्ट, बट फिर मैंने कहा कॉल नहीं आया तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, नॉर्मल मार्क्स चेक करते हैं। हम्म। उसके अंदर जब देखा तो 451 थे। तो नॉर्मली 451 पे मेरे को था कि ऑल इंडिया रैंक 30 से 40 के बीच में बनेगी, कि टॉप 10 वाला तो नहीं आएगा इतने कम नंबर में। बट फिर जब मेरिट लिस्ट चेक करी तो वहां पे ना 3 था। मेरे को एक बार के लिए डाउट हुआ कि हो सकता है इंस्टीट्यूट की साइड पे कुछ ग्लिच होगी, इसमें 3 तो नहीं हो सकता है, 31 वगैरह कुछ है, एरर हो सकती है। तो मैंने इवन मम्मी पापा को फोन करके रिजल्ट बताया तो उनको यही बोला कि शायद ऑल इंडिया रैंक है, अभी 5 मिनट दो कंफर्मेशन देता हूँ ताकि हम्म। कोई फैमिली में बता दे और ना निकले। हम्म। फिर उसके बाद जब रिफ्रेश किया और ऑल इंडिया रैंक 3 थी, फिर तो एक अलग ही मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मम्मा पापा को बताया वो सारे खुश। फिर उसके बाद 5-7 मिनट मिले खुद के साथ रियलाइज करने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ, फिर तब से तो कॉल्स वगैरह ही लगे हुए हैं। आज तक नॉर्मली रैंकर से सुना था कि ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, टाइम नहीं मिलता, कल पहली बार एक्सपीरियंस किया तो काफी अच्छा लगा। तो ऑल इंडिया रैंक 3 यानी पहले से थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि मैं फर्स्ट 3 में या फर्स्ट 5 में आना चाहिए। हाँ जी सर, मतलब मेहनत तो की थी उस हिसाब से और पेपर भी ठीक हुए थे जिस हिसाब से सारे कह रहे थे मुश्किल है, तो था कि टॉप 10 में आ सकता हूँ। अच्छा, तो ये मैनिफेस्टेशन आपका बहुत अच्छा रहा। हाँ जी सर। तो ध्रुव, यस, मेरे तरफ से मम्मी पापा को भी बहुत बहुत बधाई देना। पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके हाँ जी कंट्रीब्यूशन सर। में, और सिर्फ आपका रैंक नहीं है, उनका भी रैंक आया हुआ है। हाँ जी सर। यस ध्रुव, ये आपकी जर्नी कैसी रही? स्कूलिंग लाइफ, देन फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। सर स्कूलिंग के अंदर तो मैं बेसिकली फर्स्ट से 8th तक अपने यहीं पे लोकल स्कूल में था एक। देन 9th 10th में मैंने स्कूल चेंज किया था, मैं सोनीपत से था तो मैं 9th 10th में डीपीएस पानीपत शिफ्ट किया था। बट 11th 12th में मैं वापस अपने ओरिजिनल स्कूल में ही आ गया था क्योंकि वो दूर पड़ता था, डेली के 2 आवर्स ट्रेवल में थे। तो स्कूल लाइफ के अंदर भी हाँ मतलब अकेडमिकली ठीक थे, फर्स्ट सेकंड तक ऐसे आ जाते थे, और बेसिकली इंटरेस्ट हमेशा से मैथ्स की साइड ज्यादा था। तो 10th के बाद इसलिए कॉमर्स लेने का डिसीजन था। अब कॉमर्स के बाद दो ऑप्शन आते थे, एक तो एक्चुरियल साइंस का था, बट उसके अंदर फिक्स था कि जॉब ही लाइन बचेगी, बिजनेस प्रोफेशन में जा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए उसको ड्रॉप किया। फिर देखा कि मैथ्स अकाउंट्स भी लगभग एक ही जैसी चीज है, कैलकुलेशंस वगैरह उस पार्ट में मजा आ रहा है। और फैमिली में तो एक आपने कजन। साइंस लिया था? नहीं नहीं सर, लिया कॉमर्स था बट अच्छा, एक्चुअल साइंस की तरफ जाने का पहले था मन। हाँ हाँ। बट फैमिली में एक कजन भी है सीए है, तो मम्मी से स्टार्टिंग से बचपन से यही सुना था कि सीए करो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, तो फिफ्थ सिक्स से था कि सीए एक चीज है। फिर कॉमर्स के। मुझे याद है 1998 में मेरे को किसी ने कहा सीए बंद, भाई तब 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो मैं तो उससे ही ये हो गया कि तब 2 लाख रुपए महीना बड़ी बात हो गई। और इवन सर था बचपन से कि सीए बनना है, बट स्कूल में जब टीचर पूछती थी क्या बनना है, अब सीए का मतलब तो पता तो होता नहीं था, तो उनके आगे तो डॉक्टर इंजीनियर बोलना पड़ता था, मन में होता था नहीं सीए करनी है। हाँ हाँ। तो कॉमर्स के अंदर सबसे रिनॉन्ड प्रोफेशन यही था तो सीए चूज की। हम्म। फिर कोविड का टाइम था हमारा जब सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट था, तो मैंने पहले उनके लिए भी ट्राई किया था, आईएम रोहतक इंदौर वगैरह, प्रथम से कोचिंग वगैरह ले रहा था तो वो मेरे क्लियर हो गए थे। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम से सीए की तरफ ज्यादा मन बना तो वो स्किप करके फाउंडेशन की तैयारी थोड़ी लेट स्टार्ट की थी, मैंने अगस्त में स्टार्ट की। तो फाउंडेशन क्लियर किया। फिर उसके बाद 12th में तो नंबर अच्छे आ रहे थे। फाउंडेशन में रैंक था? नहीं सर, हमारे अटेम्प्ट में रैंक नहीं थी फाउंडेशन हाँ, में। तुम्हारे टीम में रैंक नहीं था। हाँ जी। तो फिर फाउंडेशन क्लियर हुआ, उसका 12th में नंबर अच्छे थे तो मैंने कहा कि कॉलेज रेगुलर ले ले, मेरा मन नहीं था, मेरे को था कि सीए जितनी जल्दी खत्म करूँ उतना बेटर है। बट फिर हंसराज से बीकॉम ऑनर्स की रेगुलर कॉलेज से। हम्म। उसके अंदर दोनों ग्रुप सिंगल सिंगल दिए थे क्योंकि फायदा तो था नहीं, जब तक कॉलेज खत्म नहीं होगा आर्टिकलशिप स्टार्ट कर नहीं सकता। तो उसमें आराम आराम से पढ़ के दिए और लास्ट सेमेस्टर पूरी कॉलेज लाइफ एंजॉय की अपनी।
फिर उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट की ग्रैंड थॉर्टन में, स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन में। हम्म। बस फिर वहां से तो रोज अलग ही स्केड्यूल बन गया, पूरा ऑफिस, क्लासेस, ये सब। फिर लास्ट के 6 महीने बढ़िया बिल्कुल अपना बेस्ट दिया, और अब फिर फाइनली अच्छा रिजल्ट आ तो गया। इंटर में रैंक नहीं सर, दोनों ग्रुप अलग अलग दिए थे मैंने। अलग उसमें अलग थे? मेरी, हाँ जी, सारे सब्जेक्ट में एग्जाम्शन थी, बट अलग वो रैंक वगैरह का नहीं क्या था। बात है, क्या ग्रेट ग्रेट। और फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 3। तो हाँ जी मैं सर। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कहना चाहता हूँ कि अब यहाँ ध्रुव से ये बात सीखो कि वॉट एवर द रिजल्ट आप इंटर में लेके आते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका मैनिफेस्टेशन है तो फाइनल में ध्रुव जैसा भी आप रैंक ला सकते हो। तो ये रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत बहुत अच्छा लगा कि ये सुनकर। थैंक तो यू मुझे सर। ये बताइए कि यहाँ पे थोड़ा अब हम थोड़ा स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि हाँ बहुत जी। सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे उनके अपने पर्सनल क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में वो अपीयर होने वाले हैं, और आपका गाइडेंस डेफिनेटली उनको बहुत काम आने वाला है। तो मुझे ये बताइए कि आपने फाइनल में, क्योंकि इंटर में तो आपने एक एक ग्रुप करके दिया, हाँ और जी फाइनल में आपने जो है पहले से कैसे प्लान बनाया, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई कि सो दैट कि भाई आर्टिकलशिप पीरियड में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना, अच्छे से करना है, और एग्जाम के टाइम ये प्लान करना है, कैसे आपका रहा यहाँ पे प्लान? सर, मैंने जब आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी तो सबसे पहले तो सारे सीनियर से कंसल्ट किया था कि कितने टाइम पहले क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। तो सबने आइडियली कहा था कि पहले 1 साल आर्टिकलशिप में काम सीखो, उसके बाद क्लास स्टार्ट करना। बट मेरे को थोड़ा सा जिम वगैरह का शौक था, तो मेरे को था मेरे को एक्स्ट्रा प्रोविजन वो लेके चलना देखने से पड़ेगा। लग रहा है, मैंने पहले ही बोला कि आप मॉडल जैसे दिख रहे हाँ जी। हैं। तो मेरे को था प्रोविजन लेके चलना पड़ेगा, तो मेरी जिस दिन आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई मैंने क्लासेस उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी। और मैंने डेली बस इतना फिक्स कर रखा था, चाहे कुछ हो जाए रोज का एक लेक्चर देख के ऑफिस जाऊंगा सुबह, क्योंकि वापसी आने का तो पता नहीं ऑडिट में कब आऊंगा। तो वहां से स्टार्ट किया था, और टारगेट ले रखा था कि हर 4 महीने के अंदर एक सब्जेक्ट तो खत्म होना चाहिए किसी भी हाल में। तो उस बेसिस पे स्टार्ट किया था। तो मेरी आइडिया ये रहता था कि मैं पहले सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देखता था, फिर एक सब्जेक्ट खत्म हुआ उसके बाद उस सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करता था। फिर हम्म। सेकंड सब्जेक्ट पे जाता था, फिर जैसे सेकंड खत्म हुआ तो फर्स्ट और सेकंड को पूरा रिवाइज करता था, फिर थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट करता था, तो ऐसे क्यूमुलेटिव कर रहा था। अच्छा, क्यूमुलेटिव स्टडी हाँ में। जी। तो फिर मेरी आर्टिकलशिप की जब स्टडी लीव स्टार्ट हुई उससे 3 महीने पहले मेरे सारी क्लासेस खत्म हो गई थी, तो उन 3 महीने मैंने सिर्फ नोट्स वगैरह रिवाइज कर लिए टीचर्स के, कि मतलब फुल आपको फ्लेज। 3 महीने मिले स्टडी लीव? नहीं नहीं सर, स्टडी लीव 5 मंथ्स की मिली, पर हाँ, मेरी उससे पहले 3 महीने पहले क्लासेस हो गई थी सारी। क्लासेस। अमेंडमेंट्स वगैरह बची थी सिर्फ। हाँ तो हाँ। मैंने क्लास नोट्स वगैरह रिवाइज करता रहा उन 3 महीने, और एसपीएम वगैरह थोड़ा अच्छे से पढ़ लिए थे। मैंने कहा टाइम है तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि लास्ट 5 मंथ्स में प्रॉपर अच्छे शेड्यूल से सिर्फ रिवीजन हो। और सारा मटेरियल गैदर कर लिया था पहले कि इन्हीं से ही पढ़ना है, क्योंकि मेनली कंफ्यूजन यही होती है, लोग लास्ट तक अलग अलग टीचर्स के नोट्स लेते रहते हैं। तो मटेरियल से फिक्स रहा था कि जिसकी क्लासेस लिया उन्हीं से पढ़ूंगा, और कोई नहीं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हाँ जी ये सर। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को कहता हूँ कि मार्क्स आते हैं, सिर्फ आप चेंज मत करो, क्योंकि तुम्हारा जो तुमने जो फैकल्टी का मैपिंग पढ़ते वक्त पूरा स्टडी का मैपिंग किया है, डेफिनेटली वो आपको एग्जाम के टाइम फास्ट रिवाइज कराता है। हाँ जी सर। हाँ। तो ये मुझे ध्रुव बता कि पढ़ते पढ़ते बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन पॉइंट तो आए होंगे, तो सोशल मीडिया एंड एक्सेट्रा, तो इसको हाँ कैसे जी कंट्रोल किया यार? सर, सोशल मीडिया तो मैंने स्टडी लीव की स्टार्टिंग में ही बंद कर दिया था बिल्कुल, कि ये तो अच्छा। मैं श्योर था कि सोशल मीडिया पे तो नहीं रहूंगा। हाँ। बाकी एज अ डिस्ट्रैक्शन तो फोन ही होती है मेन, फोन की यूजेज बहुत ज्यादा कम थी। और फ्री टाइम के लिए मैं कभी जिम चला गया, और शाम को वॉक्स वगैरह पे निकल जाता था, नहीं तो रात को जब जैसे पढ़ने का मन नहीं करता था तो पेरेंट्स के साथ बैठ जाता था। हम्म। मतलब बेसिकली सोशल इंटरेक्शन मैंने खत्म कर दी थी, इवेंट्स वगैरह बताना था कि माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो मैं जो टाइम बचता था फैमिली के साथ या फिर वॉक्स वगैरह पे जाके, शाम को वॉक पे गया, बच्चों को खेलता हुआ देखा तो माइंड रिफ्रेश हो जाता था, अच्छा लगता था। तो वैसे टैकल करता था। तो भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी देख के लगता है कि भाई तुम जिम तो जाते हो और कोई तो होगी। नहीं नहीं सर, उसके लिए टाइम नहीं था ना, एक ही चीज चूज कर सकता था, तो सोशल लाइफ या ये जिम या वगैरह। स्टडी, सही बात है, सही हाँ बात जी। है, मैंने मेरे लाइफ में मेरे को चूज करना पड़ा। तो सही कह रहे हो। मुझे बताओ, बहुत सी बार यहाँ बर्नआउट होता है, हम पढ़ाई करते हुए थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, तो उस टाइम आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही कि यार ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और इफेक्टिवली यूज भी होना चाहिए, तो यस आपने कैसे हैंडल किया उसको? सर, बर्नआउट के लिए बेसिकली मैंने ना पहली रिवीजन से ये टारगेट किया था कि मैं 10 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 11वें दिन उसका मॉक दूंगा 3 घंटे, और बाकी पूरा दिन बचा हुआ मेरा फ्री होगा, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। अच्छा। हाँ, तो गुड। ऐसे करके इसलिए हर 10 दिन बाद ब्रेक आता था, और सेकंड रिवीजन के अंदर तो फिर दिन और कम होते गए। तो बेसिकली जिस दिन मैं मॉक देता था उस दिन सुबह 3 घंटे मॉक दो, बाकी दिन मैं पूरा फ्री हूँ, तो वो वाला पीरियड मेरा बच जाता था और मॉक भी हो जाता था। तो हम्म। बर्नआउट बेसिकली ऐसा आए नहीं, प्लान उस हिसाब से किया था। तो आपने जो स्टडी प्लान किया था, जैसे पर सब्जेक्ट मेरे ख्याल से 10 डेज ऐसे आपने फिक्स हाँ दिए थे, जी।
तो ये आपने जो स्टडी प्लान किया है, या जो स्टूडेंट यहाँ पे डेली 2 आवर्स 3 आवर्स पढ़ते हैं, हाँ तो जी। आपके हिसाब से क्या बेनिफिशियल रहा आपको ये एक साथ पूरा 10 दिन एक सब्जेक्ट को हैंडल करना? सर मेरे को पहले मतलब जैसे 12th तक तो हम हमेशा ऐसे ही पढ़े हैं कि रोज दिन में 3 3 4 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बट उससे कभी भी ग्रिप नहीं आती। मैंने पिछले इंटर में एक बार ट्राई किया था कि मैं दिन में 3 सब्जेक्ट ले रहा था सारे, बट उससे पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद भी ना कंफर्ट नहीं आता कि मेरे को सब्जेक्ट का इनसाइड आउट सब कुछ पता है। अगर एक फ्लो में पढ़ते हैं तो एक बार के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है कि स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ता है। वो अलग बात है कि जब अगला सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बैक ऑफ द माइंड आता है कि वो हम भूल गए होंगे, बट इतना तो खुद पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो एक गो में एक सब्जेक्ट पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है, और आजकल तो आईसीआई पेपर भी ऐसे ही चेक कर रहा है कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग के साथ ही। तो प्रोवाइडेड वो उतने टाइम पीरियड में आपका सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, हाँ जी। में आपका यहाँ पे कुछ पेंडिंग ना होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी सर। तो ये तो सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है पढ़ने की, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपने टाइम लिमिट फिक्स किया है, जो आपने यहाँ पे शेड्यूल बनाया है, वो शेड्यूल में आपने कंप्लीट कर लेना चाहिए। हाँ जी सर। यस ध्रुव, मुझे ये पूछना है कि जैसे एग्जाम के टाइम आपकी आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर और स्पेशली आईडीटी जैसे सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स, क्योंकि कैसा है, तुमने जब क्लास किया होगा उसके बाद में भी अमेंडमेंट्स आई होगी, तो यहाँ स्टूडेंट बहुत सी बार डर जाते हैं कि भाई अमेंडमेंट्स है, फिर क्लास बहुत सी बार लेट लगाते हैं। तो आपका इस पे क्या, कि क्लास करने के बाद अमेंडमेंट्स इजीली हैंडल हो पाए आपसे? सर मैंने तो इवन आपका बैच पे पुराने वाला लिया था, क्योंकि जब मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट की थी तब आपकी उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, और मेरा उस टाइम ऑफिस में लाइट था, तो मेरे को था मैं 1.5 महीने में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर सकता हूँ रोज की 3 क्लास लेके। तो मैंने आपका अच्छा। पुराना बैच लिया था कि अमेंडमेंट्स बाद में कवर कर लूंगा। हाँ। तो मेरे को 2 या 3 वीडियोस रेफर करनी पड़ी थी आपकी 2 2 घंटे की। बट हाँ। अमेंडमेंट्स तो मेरे को एक मतलब बढ़िया चीज लगती है कि आपको पता है आप इतना सारा पढ़ रहे हो, उसके अंदर आपको नहीं पता कितना आएगा, बट आपको कोई कह दे 6 घंटे का पढ़ के जाओ और इसमें से पेपर में 10 15 नंबर का आना ही है, हाँ। तो और अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं नॉर्मली अमेंडमेंट्स की पहली वीडियो मैंने आपकी ढंग से बैठ के देखी थी। उसके बाद दूसरी बार जैसे मैं कभी वॉक पे जा रहा हूँ तो मैंने ईयरफोन्स लगा के आपके अमेंडमेंट्स वाली वीडियो सुन ली, कुछ दिमाग में जाता ही रहेगा। और जैसे कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, खाली बैठने का, थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं चाहिए, तो आपके अमेंडमेंट्स की वीडियोस वगैरह देख ली। तो अमेंडमेंट्स तो इजीली कवर हो जाती हैं बाद में। मेन तो इस बार तो हमारी बारी में आए भी सर्कुलर्स वगैरह ही थे, ज्यादा और कुछ तो नहीं आया था। नहीं, मोस्टली सर्कुलर नोटिफिकेशंस ही होते हैं, हाँ बाकी जी। एक्ट में कोई ज्यादा चेंजेस तो नहीं होते हैं, और हाँ जी वो सर। सर्कुलर इजीली हैंडल हो जाते हैं। इस बार आईडीटी का पेपर जो था ना, वो टफ पेपर था एज कम्पेयर टू लास्ट, जो अगर हम ट्रेंड देखें तो पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा टफ पेपर मिला, और आपको शायद मार्क्स कितने, 77 है सर। 77 मार्क्स आया है। तो आपने ये टफ पेपर को कैसे हैंडल किया? सर मतलब पेपर टू बी ऑनेस्ट जब मैं पेपर दे रहा था मेरे को वो टफ नहीं लगा था, जब मैं बाहर आया तब सुना मैंने, क्योंकि मैंने कोई भी चार्ट बुक वगैरह से रेफर नहीं किया था। मैंने 4 रिवीजन करी थी, तो मैंने चारों आपकी पूरी मॉड्यूल से करी थी। अच्छा। अब वो टफ इसलिए था क्योंकि उन्होंने ना मॉड्यूल के आपके मॉड्यूल के अंदर कवर तो 100% था, बस उन्होंने हाँ। चीजें ऐसी कोने से पूछ रखी थी जो नॉर्मली बच्चे छोड़ जाते हैं कि ये तो हाँ। इंपॉर्टेंट नहीं है। तो करेक्ट। मैंने 100% कवरेज किया था, तो मेरे को सारा पढ़ा हुआ ही लगा था। इवन जब मैंने आके रिजल्ट आके वीडियोस वगैरह रेफर की थी तो मेरे एमसीक्यू में से तो 30/30 बन रहे थे, तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि 80+ जाएंगे, बट पता नहीं कहाँ घटे, क्योंकि एमसीक्यू सारे ठीक हुए थे मेरे। हम्म। तो मेरे को आइडियली ऐसे टफ तो नहीं लगा। बस मैं यही कहूंगा जो एबीसी एनालिसिस करते हैं उनके लिए दिक्कत होगी थी, क्योंकि थोड़ा सी कैटेगरी और छोटे हुए टॉपिक से ज्यादा पूछ लिया था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो पूरा ही प्लेस ऑफ सप्लाई के सर्कुलर से पूछ लिया था इस बार। करेक्ट, 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 प्लेस। आपके मॉड्यूल में था सब कुछ, तो मैंने 100% कवरेज की थी, तो मेरे को सारा क्लिक हो रहा था कि हाँ ये वहां पे पड़ा हुआ है, ये है। तो यही मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ बहुत सी बार कि भाई इजी पेपर के लिए आप ऐसा प्रिपरेशन करते हो, शॉर्ट में कर लेते हो, लेकिन अगर आपको टफ पेपर हैंडल करना है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो जी सर। आपने मॉड्यूल जो मैंने प्रोवाइड किए, फिर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल रेफर किए थे आपने? नहीं नहीं सर, वो तो आईबीएस में बस साथ लेके गया था, खोले वहां पे भी नहीं थे, आपके मॉड्यूल से ही पढ़ा था सिर्फ। तो नो डाउट आपने अगर पूरा मटेरियल पढ़ा होगा तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और पूरा इन डेप्थ सारा कवरेज मिला होगा हाँ उसमें। जी सर। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे रही, स्पेशली लास्ट 60 डेज और 1.5 डेज बिफोर? सर मैंने ना हर रिवीजन से पहले ये प्लान किया था, जैसे मैंने पहले रिवीजन के लिए दिए थे 12 डेज, तो उसके बाद ना मैं उस हर चीज को 75% पे लाते थे। पहले 12 दिन दिए, फिर 9 दिन, 6 ऐसे करके। एंड मैंने पहली रिवीजन के अंदर ही हर चैप्टर के आगे एक इंडेक्स बना लिया था, और मैं टाइम नोट करता था कि मेरे को इसमें कितनी देर लग रही है, ताकि अगली रिवीजन के अंदर मेरे पास टाइम हो कि मेरे को इसको इतने घंटे में खत्म करना है। तो लास्ट 1.5 डेज के पास मेरे लिए स्ट्रिक्ट प्लानर था कि जैसे एक चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो मेरे को इसको 45 मिनट्स में देना है और ये हो जाएगा कंफर्टेबली। तो उस हिसाब से मैंने पूरा अपना मतलब 1.5 दिन वाले टाइम से पहले आखिरी 2 दिन मैंने सारे अपने पांचों सब्जेक्ट का प्लानर ही बना लिया था कि मेरे को किस चीज को कितना टाइम देना है, ताकि वो उस दिन इजीली हैंडल हो। और मेरा हो गया था, मतलब इवन पेपर वाली मॉर्निंग से पहले मेरा सिलेबस खत्म हो गया था, तो मैं आराम से सो के अच्छा। गया था 10 घंटे। मैं कहा पेपर अच्छे से दे के आऊंगा। अच्छा। अच्छा। तो इसमें जैसे आपने ये तो अभी आईटीटी की बात कही, पर मुझे ये बताइए कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपने कैसे हैंडल किए?
सर मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमेशा से कंफर्ट लगा है, मतलब मेरी थ्योरी से थोड़ी ज्यादा डरता हूँ मैं, जैसे ऑडिट सबसे ज्यादा फियर था। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्टिंग से बढ़िया लगा है। प्रैक्टिकल्स के अंदर मैं मेनली जो कॉन्सेप्ट नोट्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, उस पर फोकस करता था। मैंने जितने भी पांचों सब्जेक्ट हैं सबके क्वेश्चन बैंक सिर्फ पहली रिवीजन के अंदर रेफर किए थे। उसके बाद हर रिवीजन के अंदर मैंने अपनी अलग से एक सेपरेट नोटबुक बना ली थी, जिसके अंदर मैं हर क्वेश्चन का मैंने पॉइंट लिख लिया था कि ये वाला पॉइंट एडजस्टमेंट आई तो मेरे को ये ट्रीटमेंट करना है बस, ताकि पूरा क्वेश्चन ना देखना पड़े। तो हम्म। इवन लास्ट डे तक मेरे पास एक 100 पेजेस की नोटबुक थी, बस मेरे को वही पलटना होता था कि ये वाला पॉइंट है तो ये पूरा क्वेश्चन बच जाता था उससे मेरा। और ग्रेट अगर प्रैक्टिस करनी होती थी तो मैं आईटीसी वगैरह से बड़े चैप्टर के एक आधा क्वेश्चन कर लेता, कॉन्फिडेंस आ जाए बस, और मॉक से तो प्रैक्टिस हो ही गई थी। ग्रेट ग्रेट। तो अभी देखो, फाइनल लेवल पे स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत जाती है ऑडिट में और आईबीएस में। हाँ तो जी। ऑडिट की आपने प्लानिंग कैसे किया था? सर ऑडिट से तो मेरे को काफी ज्यादा डर था, तो मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स की अगर 4 रिवीजन की थी, तो हाँ। ऑडिट की मैंने लगभग 6 की थी। तो ऑडिट के अंदर पांचवी फिफ्थ और सिक्स रिवीजन ऐसे होती थी कि मैं बस रिवीजन लेक्चर सुन रहा होता था, मैं कहीं भी जा रहा था तो ऑडिट तो चल रहा होता था, क्योंकि थ्योरी याद नहीं होती मेरे को बिल्कुल भी। और आईबीएस मेरे को ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं लगा, क्योंकि मैंने स्पॉम दोनों अच्छे से तैयारी करके दिए थे, तब भी मैंने 15 15 16 16 दिन दिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया था। तो मैंने तो पूरा आईसीए मॉड्यूल उनका एक बार रीड कर रखा था। एंड इवन यहाँ पर भी जो मैंने 4 रिवीजन के राउंड्स लिए थे, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट की रिवीजन खत्म होने के बाद मैं 2 दिन कॉस्ट को और 2 दिन लॉ को आईसीए मॉड्यूल से मैप कर लेता था, बस खुद के इंडेक्स बना लेता था। और मैंने मॉक उनके भी दिए थे 4 बराबर ही, तो मेरे को ऐसा सच आईबीएस का कोई वो नहीं था। मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी उस सब्जेक्ट को साथ में। तो ध्रुव मुझे ये बताओ ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हमें देख रहे हैं। इनका ये क्वेश्चन तो रहता है कि आईबीएस में मतलब क्या हो जाता है, पहले से प्लानिंग कैसे करना है? एक तो केस स्टडी जो आपको दी जाती है वो मटेरियल के आप पढ़ते हो, लेकिन उनको ये बहुत सी बार डायरेक्शन ही नहीं मिलता है कि हमने एग्जाम के पहले इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या चीजों पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सर आईबीएस में एक तो मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि ओपन बुक है, हम सारी बुक्स लेके जा सकते हैं, तो एज अ सेफ्टी हम लेके भी सारा पूरा मॉड्यूल चले जाते हैं। अब हाँ। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमें कोई चीज याद भी है तो भी हम खुद से पहले सेल्फ डाउट करते हैं कि नहीं बुक में ही सही लिखा होगा, इसको भी खोल के देख लेता हूँ, एक बार रिकन्फर्म कर लेता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक तो सेल्फ पैनिक नहीं क्रिएट करना, और अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर मेरे को पता है कि इस चीज में ये टीडीएस का रेट है तो उसी पे जाऊँ रादर देन बुक में चेक करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। हम्म। और मेन दिक्कत ये होती है जब पांचों सब्जेक्ट की केस स्टडी एक ही इकट्ठे दिमाग में आती है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो उसके लिए एक आधा मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपको पता हो कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। और इसके लिए आपको स्पॉम अच्छे से एक बार रीड करके जाना पड़ेगा आईसीआई का मॉड्यूल, क्योंकि 30 35 नंबर तो उसी में से आ जाता है, बाकी 5 सब्जेक्ट की तो हमने तैयारी कर रखी होती है तो वो फिर भी मिल जाता है। तो ग्रेट ग्रेट। सो यस, डेफिनेटली आपने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं उनको बहुत से इंसाइट्स आपसे मिले होंगे। सो रियली प्राउड ऑफ यू बेटा ध्रुव, आपने ऑल इंडिया रैंक 3 लाया। ये सच में जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और एक अच्छा लगता है एक टीचर को भी कि जब आप आगे भी सक्सेसफुल रहोगे, किसी कंपनी के सीईओ बनोगे या किसी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे रहोगे, तो मैं भी कहूँगा कि मेरा स्टूडेंट जो है ओके यहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट पे है। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आपकी जर्नी ऐसे ही सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।